हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है दीवानगी भाग 30। ओशियन 7 स्टार होटल। वो शख्स उस लड़की की ओर बढ़ता है और उसे अपने बेल्टों से पूरी तरह से मारना शुरू कर देता है। उस लड़की की चीखें उस कमरे से बाहर तक गूंज रही थी। वो दर्द में चिल्ला रही थी, पर उस शख्स के चेहरे पर उसके लिए कोई दया नहीं थी। वो शख्स गुस्से से चिल्लाकर कहता है, रियांश राणा नाम है मेरा, और तुम जैसी दो कौड़ी की लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझसे टकराने की? उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ही ना। फिर वो उस लड़की को बालों से पकड़कर उठाता है और अपने बेड पर फेंक देता है और अपने पैंट को उतारकर फेंक कर उसके ऊपर आ जाता है। वो सिर्फ अपने बॉक्सर में था। वो लड़की रियांश के सामने हाथ जोड़कर कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मुझसे गलती हो गई। मैंने जानबूझकर नहीं किया था। मुझे जाने दीजिए, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। उस लड़की की बात सुनकर रियांश के चेहरे पर कोई भी बदलाव नहीं आता और वो उसकी पहनी हुई वेटर की ड्रेस को फाड़ कर ज़मीन पर फेंक देता है। वो लड़की अब रियांश के सामने सिर्फ अपने इनर वियर में थी। रियांश उसकी टांगों को खोलकर उसकी पैंटी पर हाथ को फिराने लगता है। उस लड़की की हालत अब बहुत ही ज़्यादा खराब थी। रियांश उसके पैंटी को झटके से फाड़ कर फेंक देता है और इन सब से वो चिल्लाती रही थी, लेकिन रियांश को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उस लड़की के अंदर अपने आप को खो चुका था। फिर वो अपने हार्ड डिस्क को निकालकर उस लड़की के अंदर एंटर हो जाता है, जिससे उस लड़की की चीख निकल जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आह सर, नो प्लीज। रियांश 2-3 घंटे तक उस लड़की को ऐसे ही टॉर्चर करता है। अब उस लड़की की सांस उखड़ रही थी। उस पूरे बेड पर खून ही खून बिखरा हुआ था। उस लड़की की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। रियांश उसके गालों पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिससे उस लड़की की आंखें थोड़ी खुल जाती हैं और रियांश गुस्से से दांत पीसकर उसके गालों को पकड़कर कहता है, जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हो जाता अपनी आंखें बंद करने की कोशिश भी मत करना। ये बोलते हुए रियांश अपनी स्पीड और भी ज़्यादा तेज कर देता है। उस लड़की की चीखें रियांश के कानों में जैसे पड़ ही नहीं रही थी। कुछ ही देर बाद रियांश सेटिस्फाइज होकर बेड पर एक तरफ लेट जाता है और 5 मिनट बाद वॉशरूम के अंदर चला जाता है। वो बाहर आता है तो उस लड़की को देखता है जो अधमरी हालत में बेड पर पड़ी थी। रियांश अपने असिस्टेंट को बुलाता है और कहता है, इस कचरे को मेरे कमरे से साफ करो और 10 मिनट के अंदर ये पूरा कमरा मुझे बिल्कुल साफ मिलना चाहिए। तुम जानते हो मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये बोलते ही वो बालकनी में चला जाता है। खुराना मेंशन। वाड़ी हॉल के सोफे पर बैठकर देव को फ़ोन लगा रही थी, लेकिन देव का फ़ोन अभी भी नहीं लग रहा था। अब लगभग शाम को होने आई थी। वाड़ी अपने बालों को नोचते हुए कहती है, आज आने दो। इनकी मैंने खबर नहीं ली तो देख लेना। कब से फ़ोन लगा रही हूँ, एक भी फ़ोन नहीं उठाया। पूरे दिन से एक कॉल तक नहीं की इस आदमी ने। आज आने दो इस आदमी को, मैं आज इन्हें कच्चा चबा जाऊंगी। ये बोलती हुई वाड़ी बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी और अपने हाथों में तकियों को मसल रही थी। पीछे से देव ये सारी बातें सुन रहा था और वह अपना सलाइवा गटकते हुए कहता है, अभी सैकड़ों लोगों को जान से मार कर आ रहा हूँ, तब डर नहीं लगा, लेकिन इस जंगली बिल्ली की बातें सुनकर डर लग रहा है। मन कर रहा है कि अभी ऑफिस दोबारा भाग जाऊं, पर क्या करूं, ये मेरे ऑफिस भी पहुंच जाएगी। देव स्माइल लिए हुए धीरे धीरे वाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं पीछे खड़े समीर और राघव उसे देख धीरे धीरे हंसने लगते हैं। वहीं देव की हालत खराब हो रही थी। वाड़ी के सामने जाने से राघव और समीर एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। समीर तो लगभग हंसते हंसते ही जमीन पर लेट गया था। वहीं वाड़ी
को पीछे से हंसने की आवाज आती है और वो पीछे मुड़कर देखती है जहां देव डरा सहमा सा खड़ा हुआ था और उसके पीछे राघव और समीर जोर जोर से हंस रहे थे और समीर तो जमीन पर लेटा हुआ था। वाणी देव को देखकर अपनी आंखें छोटी कर लेती है और अपने कमर पर हाथ रखकर कहती है, आ गए आप? मिल गया टाइम घर आने का? नहीं नहीं, अभी थोड़ी सी और देर से आ जाते। और अपने फ़ोन क्यों रखा है? फ़ोन को तो आप नाले में फेंक दीजिए। रखा क्यों है फ़ोन जब आपको फ़ोन का इस्तेमाल ही नहीं करना है? देव अपनी आंखें बंद करके और वाणी के करीब आते हुए कहता है, बीबी मैं बहुत ज़रूरी मीटिंग में बिजी था, तुम जानती हो ना कितना काम होता है मुझे। वाणी देव के कंधे पर हाथ मारते हुए कहती है, हाँ हाँ जानती हूँ, और कितना काम होता है यह भी जानती हूँ। आपको पूरे दिन 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिला कि अपनी बीवी के फ़ोन का जवाब दे दो। नहीं नहीं, क्यों देंगे आप? आपके पास तो बहुत सारे काम है ना, मुझसे ज़्यादा ज़रूरी। अगर मुझे कुछ हो जाता तो देव वाणी के मुंह पर हाथ रखकर गुस्से से कहता है, बीबी आज तो बोल दिया, लेकिन यह बात मैं तुम्हारे मुंह से दोबारा नहीं सुनना चाहता। समझ आया तुम्हें? यह सुन वाणी थोड़ा सा रुक जाती है और फिर दोबारा से अपना गुस्सा अपने चेहरे पर दिखाते हुए कहती है, बड़े आए मेरी फिक्र करने वाले। फिर वो समीर और राघव को देखकर गुस्से से कहती है, आप दोनों क्या अपने दांत दिखा रहे हैं? आप दोनों को कुछ काम धाम नहीं है क्या? तभी वहां पर अनिकेत आता है और हंसते हुए कहता है, नहीं भाभी, इन दोनों को दांत दिखाने के अलावा कुछ काम नहीं आता। आपको अब तक नहीं पता चला? राघव अनिकेत की गर्दन को अपने हाथों से पकड़कर कहता है, क्यों बे, छोटा होकर हमसे पंगा लेगा? समीर राघव अनिकेत को उठाकर लेकर चले जाते हैं। वाणी देव को देखकर कहती है, यह दोनों इसको कहाँ उठाकर ले गए? देव कहता है, कुछ नहीं बीबी, उनको छोड़ो, तुम मुझ पर ध्यान दो ना। वाणी उसके पैर पर मारकर कहती है, आप पर से तो ध्यान हटाना है। ये बोलकर वो अपने कमरे की तरफ चली जाती है और देव अपना पैर मसलते हुए दांत पीसकर कहता है, पता नहीं मैंने शादी क्यों की। दूसरी तरफ समीर और राघव अनिकेत को स्विमिंग पूल में फेंक देते हैं। अनिकेत झुझलाकर कहता है, क्या भैया रात के टाइम पानी में फेंक दिया? समीर और राघव हाथ को साफ करते हुए कहते हैं, सही है ना? अब तू हमसे पंगा लेने से पहले 10 बार सोचेगा। ये बोलकर दोनों हाई फाई कर कर वहाँ से चले जाते हैं। अनिकेत पानी में हाथ मारकर कहता है, देख लूँगा, मेरा भी टाइम आने दो, आप दोनों से अच्छी तरह से बदला लूँगा। यह बोलकर वह पानी से निकलकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। ओशियन 7 स्टार होटल। रेयांश अपने रूम में हाथों में एक खून से सना चाकू लिए और एक हाथ में वाइन का ग्लास लिए उसके सिप ले रहा था। वो शर्टलेस था और उसकी अपर बॉडी बहुत ही मस्कुलर और अट्रैक्टिव लग रही थी। उसकी बॉडी पर हल्के खून के छींटे भी थे। उसकी आंखों में एक खूंखार जानवर जैसी झलक थी। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी और वो सामने पड़े एक आदमी को देखकर कहता है, तुझे मैंने एक काम दिया था, तुझे वह काम भी नहीं हुआ। मुझे आरवी का पता चाहिए, वह कहाँ है? मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है उसे अपना बनाने के लिए। वो आदमी दर्द से बिलखते हुए कहता है, सर मैंने पता लगा लिया है, बस उनको वहाँ से निकालना होगा। जिस जगह पर वह है वहाँ पर हाई सोसाइटी है, लगता है वो बहुत बड़े आदमी के साथ है। हमें वहाँ से उनको निकालने के लिए कुछ करना पड़ेगा। उस आदमी के पेट से लगातार खून बह रहा था, लेकिन उस आदमी की हिम्मत नहीं थी कि वो अपने दर्द को रेयांश के सवालों से ज़्यादा अहमियत दे सके। वो डरते हुए ही उसके सामने दर्द से बिलख रहा था। रेयांश अपनी गर्दन को सहलाते हुए कहता है, जाने मन, अब ज़्यादा टाइम नहीं है तुम्हें मेरे पास आने का। तुम्हारे जिस्म पर सिर्फ रेयांश राणा का हक है और अब रेयांश राणा तुम्हें अपना बनाकर ही रहेगा। ये बोलकर वो अपना फ़ोन निकालकर अपने सबसे खास आदमी साइमन को कॉल करता है और उसे कुछ कहकर फ़ोन कट कर देता है। उसके चेहरे पर एक बहुत ही खतरनाक और
मिस्टीरियस स्माइल थी। सिंघल बिला। आरवी अपने कमरे में बैठी बालकनी से चांद को देख रही थी। उसकी आंखों में आज थोड़ा सुकून था। उसकी आंखें टिमटिमा रही थी और उनमें किसी का इंतजार भी था। आरवी अपने मन में ही कहती है, ये राघव जी अभी तक क्यों नहीं आए हैं? इतनी रात हो गई है। वैसे तो हर रात तो जल्दी ही आ जाते हैं। पता नहीं आज कहाँ रह गए ये सोचते हुए उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी और वो अपने सर पर ही मारकर कहती है, अरे आरवी, तुझे कब से उनके आने न आने से फर्क पड़ने लगा? तुझे हो क्या रहा है? ये कैसी अजीब सी फीलिंग है तेरे दिल में? ये बोलकर वो मुस्कुराने लगती है और जाकर बेड पर लेट जाती है और अपने कमरे की लाइट ऑफ कर सोने की कोशिश करने लगती है। दूसरी तरफ डिवाइन 7 स्टार होटल। राघव एक चेयर पर बैठा अपने हाथों में ड्रिंक लिए सामने बैठे समीर को अपनी कातिल निगाहों से घूरे जा रहा था। उसके चेहरे पर झुंझलाहट और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। समीर राघव को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, अबे यार, थोड़ी देर में चला जाइयो। मैं इतने दिनों बाद अमेरिका से यहाँ पर आया हूँ। सोचा कि तेरे साथ थोड़ा चिल करूँगा, दारू पीऊँगा, मस्ती करूँगा। लेकिन साला, तूने तो कोई ढूंढ ली है जिसके लिए तू मरा जा रहा है। अब इतने टाइम से उसके साथ रह रहा है तो आज थोड़ी देर मेरे साथ रह ले। राघव थोड़ा गुस्सा करते हुए कहता है, हाँ तो इतने सालों से भी तेरे साथ ही रह रहा था ना। अब मुझे उसके साथ रहना है। वो मुझसे प्यार करने लगी है यार। समीर कहता है, अच्छा, और तुझे कैसे पता कि वो तुझसे प्यार करती है? राघव कहता है, उसकी आंखों में मैंने अपने लिए फीलिंग्स देखी है और अब देखना वो जल्दी ही मेरे प्यार में गिर जाएगी। समीर दिल पर हाथ रखकर कहता है, हाय मेरे शाहरुख खान, तेरे छोटे छोटे ख्वाब चल रहा है। अच्छा है, मैं दुआ करता हूँ कि जल्दी पूरे हो जाए। राघव समीर को देखकर कहता है, क्या तू आज यहीं पर रुकने वाला है? तो समीर कहता है, हाँ यार, आज मैं इसी होटल रूम में रुक रहा हूँ। मेरी सुबह एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है और वो भी इसी होटल में है, तो सोच रहा हूँ यहीं पर रुक जाता हूँ। सुबह मीटिंग करके विला के लिए निकल जाऊँगा। राघव अपना ब्लेजर अपने हाथ पर डालकर कहता है, चल ठीक है, मैं निकलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है, काफ़ी रात हो गई है। तो समीर कहता है, हाँ हाँ साले, जानता हूँ किस लिए लेट हो रहा है तुझे। चल अब जा, मुझे भी रेस्ट करना है। मैंने भी कुछ ज़्यादा ही पी लिया है शायद। राघव समीर को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा चल ठीक है, सो जा और ज़्यादा ड्रिंक मत करियो। तो समीर कहता है, हाँ बस थोड़ी सी और लगा लूँ फिर सो जाऊँगा। और वैसे भी मेरी ज़िंदगी में कौन सी कोई लड़की है जिसके साथ मैं लूडो खेलूँ। राघव यह सुनकर हंस देता है और उस कमरे से निकल जाता है और समीर वापस ड्रिंक करने लगता है। समीर को अब काफ़ी ज़्यादा नशा होने लगा था। समीर अब अपने लड़खड़ाते कदमों के साथ बेड की तरफ जाने लगता है कि तभी उसके होटल रूम का गेट नॉक होता है और वो अपनी नशीली नज़रों से अपने रूम के गेट की तरफ देखता है और आगे बढ़ जाता है। वो रूम का गेट खोलता है। सामने एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की एक वेट्रेस की ड्रेस में खड़ी थी। उस लड़की की आंखें गहरी काली थी, गोरा रंग, सुनहरे ब्राउन बाल और पतली सी मेंटेन की हुई फिगर। लड़की दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही थी, पर उसके चेहरे पर एक अलग ही मासूमियत थी जो समीर के दिल में एक ही बार में उतर गई। समीर उस वेट्रेस को देखकर खो सा गया था। वो वेट्रेस समीर को देखकर कहती है, सर, आपका डिनर आपने ऑर्डर किया था। समीर को ध्यान आता है कि राघव ने डिनर ऑर्डर किया था और वो बिना खाए ही चला गया। समीर ने कहा, हाँ तुम अंदर रख दो। वो वेट्रेस घबराती हुई अंदर जाती है और टेबल पर खाने को रख देती है और वहाँ से जाने लगती है कि तभी उसका पैर नीचे कारपेट से टकराता है और वो गिरने वाली होती है कि तभी समीर उसको संभालता है। लेकिन समीर के पैर भी लड़खड़ा रहे थे, जिस वजह से वो उस लड़की के साथ ही जमीन पर गिर जाता है और अचानक से उन दोनों के होंठ एक दूसरे से मिल जाते हैं। वो लड़की कैसे बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है
और वहीं समीर भी इस किस को लेकर काफी ज्यादा सॉफ्ट था, लेकिन वो नशे में भी था। इस वजह से वो इस लड़की की कमर को कस के पकड़ के किस करने लगता है। वो लड़की समीर की ग्रिप से छूटने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकल पाती, क्योंकि समीर उसको काफी पेशेंट किस कर रहा था। उसे सांस लेने तक का मौका नहीं मिल रहा था। उस लड़की की करीबी से समीर के अंदर तक की डिजायर बढ़ती जा रही थी और वो उस लड़की को वाइल्डली किस करने लगा। वो लड़की अब पूरी तरह से सहम चुकी थी। वो समीर को अपने आप से अलग करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब थक चुकी थी और उसने हार मानकर अपने हाथों को पीछे ले लिया। समीर उसे अभी भी किस किए जा रहा था। समीर लगभग 20 मिनट बाद उसके होठों को रिहा करता है, क्योंकि अब उस लड़की को सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। समीर उस लड़की के कान के पास जाकर अपनी नशीली आवाज में कहता है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। अगर यहाँ से हिलने की भी कोशिश की तो सच कहता हूँ, जान से मार दूंगा। और फिर वो उस लड़की को अपनी गोद में उठाता है और बेड पर लिटा देता है। वो लड़की समीर की धमकी से काफी ज्यादा डर चुकी थी, लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए वह कहती है, फिर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन समीर पर नशा हावी हो चुका था। उसे बस अपने डिजायर पूरे करने थे। समीर उस लड़की को खींचकर वापस अपने ग्रेप में ले लेता है और उसकी ड्रेस को खींचकर फाड़कर फेंक देता है। वो लड़की अब समीर के आगे बेबस और रो रही थी। वो रोते हुए समीर से कहती है, सर प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, प्लीज मुझे जाने दीजिए। यह कहते हुए उसकी सांस उखड़ रही थी। वह पूरी तरह से डर चुकी थी। वो एक बार फिर से भागने की कोशिश करती है, पर समीर उसे फिर से खींचकर अपने नीचे कर लेता है और अपने कपड़े भी फाड़कर फेंक देता है। वो लड़की अपनी रोती आंखों से समीर को बेचारगी से देख रही थी, पर समीर को उसकी आंखों से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो इस वक्त नशे में चूर था और अपने डिजायर को किसी भी कीमत पर पूरे करना चाहता था। समीर उस लड़की को अपने नीचे कर उसके ब्रा को पीछे से फाड़कर फेंक देता है और उसके गोरे गोरे परफेक्ट शेप के उभार उसके आगे थे। उस लड़की की आहें निकल रही थी और वो रोते हुए समीर को खुद को छुड़ाने के लिए कह रही थी, क्योंकि समीर उसकी उभारों को शक कम और वाइट ज्यादा कर रहा था। तभी समीर ने कुछ ऐसा किया जिससे उस लड़की की एक जोरदार चीख निकल जाती है, आह लिव मी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।